रॉबिन हुड कसाई बन गया। अब जब ये सब हो चुका था और रॉबिन हुड को पता चल गया था कि शेरिफ ने उसे 3 बार बंदी बनाने की कोशिश की थी, तो उसने खुद से कहा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं हमारे पूजनीय शेरिफ को उसके किए की अच्छी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। शायद मैं उसे कभी शेरवुड के जंगल में ले जाऊं और हमारे साथ एक अच्छी दावत का लुत्फ उठाऊं। क्योंकि जब रॉबिन हुड किसी बैरन या स्क्वायर या किसी मोटे मठाधीश या बिशप को पकड़ता था, तो वह उन्हें ग्रीनवुड के पेड़ के पास ले जाता था और उनके पास खाली करने से पहले उन्हें दावत देता था। लेकिन इस बीच रॉबिन हुड और उसका गिरोह चुपचाप शेरवुड जंगल में रहता था, बिना अपना चेहरा बाहर दिखाए, क्योंकि रॉबिन जानता था कि नॉटिंघम के पड़ोस में दिखाई देना उसके लिए बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि अधिकारी उससे बहुत नाराज थे। लेकिन हालांकि वे विदेश नहीं गए, लेकिन वे जंगल में एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। दिन भर घास के मैदान के अंत में एक विलो छड़ी पर लटकी हुई मालाओं पर निशाना लगाने में बिताते थे। पत्तेदार गलियारे मज़ेदार मजाक और हंसी से गूंजते थे। जो कोई भी माला चूक जाता था, उसे जोरदार तमाचा दिया जाता था, जिसे अगर लिटिल जॉन ने मारा होता तो वह दुर्भाग्यपूर्ण यौमन को गिरा देता। फिर वे कुश्ती और डंडे के खेल के मुकाबलों में शामिल होते थे, ताकि हर दिन वे कौशल और ताकत हासिल कर सकें। इस तरह वे करीब 1 साल तक साथ रहे और इस दौरान रॉबिन हुड ने शेरिफ से बराबरी करने के कई तरीके सोचे। आखिरकार उसे अपनी कैद पर गुस्सा आने लगा, इसलिए एक दिन उसने अपनी मजबूत लाठी उठाई और रोमांच की तलाश में निकल पड़ा। जब तक वह शेरवुड के किनारे नहीं पहुंच गया, तब तक वह खुशी खुशी टहलता रहा। वहां जब वह धूप से भरी सड़क पर घूम रहा था, तो उसे एक हट्टा कट्टा नौजवान कसाई मिला जो एक बढ़िया घोड़ी को चला रहा था और एक नई मजबूत गाड़ी पर सवार था, जो मांस से लदी हुई थी। वो खुशी खुशी कसाई को सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह बाजार जा रहा था और दिन ताज़ा और मीठा था, जिससे उसका दिल खुशी से झूम उठा। सुप्रभात प्रसन्न साथी, रॉबिन ने कहा, इस प्रसन्न सुबह में तुम बहुत प्रसन्न लग रहे हो। हाँ, मैं वही हूँ, प्रसन्नचित बुचर ने कहा, और मैं ऐसा क्यों न हूँ? क्या मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ? क्या मैं नॉटिंघमशायर की सबसे सुंदर लड़की नहीं हूँ? और अंत में, क्या मैं अगले गुरुवार को प्यारे लॉकस्ले टाउन में उससे शादी नहीं करने जा रहा हूँ? हाँ, रॉबिन ने कहा, क्या तुम लॉकस्ले टाउन से आए हो? मैं उस खूबसूरत जगह को मीलों तक अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं हर एक झाड़ी और कोमल कंकड़ वाली धारा को अच्छी तरह जानता हूँ, और यहाँ तक कि वहाँ की सभी छोटी छोटी मछलियों को भी, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ और पला बड़ा हूँ। अब मेरे प्यारे दोस्त, तुम अपना भोजन लेकर कहाँ जा रहे हो? कसाई ने जवाब दिया, मैं नॉटिंघम टाउन के बाजार में अपना गोमांस और मटन बेचने जाता हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो लॉकस्ले टाउन से आए हो? मैं एक यौमन हूँ, और लोग मुझे रॉबिन हुड कहते हैं। अब हमारी लेडी की कृपा से, कसाई ने कहा, मैं तुम्हारा नाम अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैंने कई बार तुम्हारे कामों के बारे में सुना है और उनके बारे में बात की है। लेकिन भगवान न करे कि तुम मुझसे कुछ भी ले लो। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, और मैंने न तो किसी आदमी और न ही नौकरानी को गलत ठहराया है, इसलिए मुझे परेशान न करें, अच्छे मालिक, क्योंकि मैंने कभी आपको परेशान नहीं किया है। नहीं, भगवान न करे, वास्तव में, रॉबिन ने कहा, कि मैं तुम जैसे लोगों से कुछ लूं, खुशमिजाज आदमी। मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा सुंदर सेक्सन चेहरा बहुत पसंद है, खासकर तब जब वह लॉकस्ले टाउन से आए, और सबसे खास तब जब उसका मालिक अगले गुरुवार को एक सुंदर लड़की से शादी करने वाला हो। लेकिन आओ, मुझे बताओ कि तुम मुझे अपना सारा मांस और अपना घोड़ा और गाड़ी किस कीमत पर बेचोगे? कसाई ने कहा, मैं मांस, गाड़ी और घोड़ी का मूल्य 4 मार्क पर रखता हूँ, लेकिन यदि मैं अपना सारा मांस नहीं बेचूंगा तो मेरा मूल्य 4 मार्क भी नहीं होगा। तब रॉबिन हुड ने अपनी कमरबंद से पस निकाला और कहा, इस पस में 6 मार्क हैं। अब मैं एक दिन के लिए कसाई बनना चाहता हूँ और नॉटिंघम टाउन में अपना मांस बेचना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ सौदा करोगे और अपने कपड़े के बदले 6 मार्क लोगे? अब सभी संतों का आशीर्वाद तुम्हारे ईमानदार सिर पर पड़े। कसाई ने खुशी से चिल्लाते हुए अपनी गाड़ी से छलांग लगाई और रॉबिन द्वारा बढ़ाया गया बटुआ ले लिया। नहीं,
रॉबिन ने जोर से हंसते हुए कहा, बहुत से लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरी भलाई की कामना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मुझे ईमानदार कहते हैं। अब तुम अपनी लड़की के पास वापस जाओ और उसे मेरी तरफ से एक प्यारा सा चुंबन दो। इतना कहते हुए उसने कसाई का एप्रन पहना और गाड़ी में चढ़ते हुए लगाम अपने हाथ में ली और जंगल के रास्ते नॉटिंघम टाउन की ओर चल पड़ा। जब वह नॉटिंघम आया तो वह बाजार के उस हिस्से में गया जहां कसाई खड़े थे और उसने अपनी सराय दो को सबसे अच्छी जगह पर ले लिया। फिर उसने अपना स्टॉल खोला और बेंच पर अपना मांस फैलाया। फिर अपनी छुरी और स्टील को एक साथ टकराते हुए वह जोर से चिल्लाया, दो बेचने के लिए खड़े हो जाओ। अब आओ, हे लड़कियों और हे युवतियों, आगे बढ़ो और अपना मांस मुझसे खरीदो। 3 पैसे में मैं मांस बेचता हूँ, 1 पैसे के शुल्क के लिए। मेरे पास एक मेमना है जिसने कुछ भी नहीं खाया, लेकिन सुंदर देवियाँ चितकबरी और बैंगनी मीठा और डैफोडल, जिसके पास सुंदर नदियाँ उगती हैं। और मेरे पास हीथरी शब्दों से गोमांस है और घाटियों से आया हरा मटन और बछड़े का मांस युवती के माथे जैसा सफ़ेद। मैं अपनी माँ के दूध से दूध पीता हूँ। तो आओ, हे लड़कियों और हे युवतियों, आओ मुझसे अपना मांस खरीदो। 3 पैसे में मैं मांस बेचता हूँ, 1 पैसे के शुल्क के लिए। इस प्रकार वो खुशी से गाता रहा, जबकि आसपास खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित होकर सुन रहे थे। फिर जब उसने गाना समाप्त किया तो उसने स्टील और क्लीवर को और भी जोर से खटकाते हुए, जोर से चिल्लाते हुए कहा, अब कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा? मेरे पास 4 निश्चित मूल्य हैं। 3 पैसे का मांस मैं एक मोटे भिक्षु या पादरी को 6 पेंस में बेचता हूँ, क्योंकि मुझे उनका रिवाज नहीं चाहिए। मोटे पादरी से मैं 3 पेंस लेता हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे खरीदते हैं या नहीं। सुडौल महिलाओं को मैं 3 पैसे का मांस 1 पेंस में बेचता हूँ, क्योंकि मुझे उनका रिवाज अच्छा लगता है। लेकिन एक सुंदर लड़की जिसे एक अच्छे कसाई की पसंद है, उससे मैं एक अच्छा चुंबन ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसका रिवाज सबसे अच्छा लगता है। फिर सभी लोग घूरने लगे, आश्चर्य करने लगे और चारों ओर भीड़ जमा हो गई। हंसने लगे, क्योंकि नॉटिंघम शहर में इस तरह की बिक्री कभी नहीं सुनी गई थी। लेकिन जब वे खरीदने आए तो उन्होंने पाया कि यह वैसा ही था जैसा उसने कहा था, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ या महिला को 1 पैसे में उतना मांस देता था जितना वे कहीं और 3 पैसे में खरीद सकते थे। और जब कोई विधवा या गरीब महिला उसके पास आती थी तो वह उसका मांस मुफ्त में दे देता था। लेकिन जब कोई खुशमिजाज लड़की आकर उसे चूम लेती थी तो वह अपने मांस के लिए 1 पैसा भी नहीं लेता था। और ऐसी बहुत सी लड़कियां उसके स्टॉल पर आती थीं, क्योंकि उसकी आंखें जून के आसमान की तरह नीली थीं और वह हंसता हुआ हर किसी को पूरा पूरा मांस देता था। इस तरह उसने अपना मांस इतनी तेजी से बेचा कि उसके आसपास खड़ा कोई भी कसाई कुछ भी नहीं बेच सका। फिर वे आपस में बात करने लगे और कुछ ने कहा, यह कोई चोर होगा जिसने गाड़ी, घोड़ा और मांस चुराया है। लेकिन दूसरों ने कहा, नहीं, तुमने कभी ऐसा चोर देखा है जो अपना माल इतनी आसानी से और खुशी से बेच देता है? यह कोई उड़ाऊ आदमी होगा जिसने अपने पिता की जमीन बेच दी है और जब तक पैसा है तब तक मौज मस्ती करना चाहता है। और ये लोग ज्यादा संख्या में थे, इसलिए बाकी लोग एक एक करके उनकी सोच से सहमत हो गए। तभी कुछ कसाई उससे परिचय करने के लिए उसके पास आए। उन सबका मुखिया बोला, आओ भाई, हम सब एक ही व्यवसाय करते हैं, तो क्या तुम हमारे साथ भोजन करोगे? क्योंकि आज शेरिफ ने कसाई संघ के सभी सदस्यों को संघ हॉल में उसके साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया है। वहाँ बढ़िया भोजन और पीने के लिए बहुत कुछ होगा, और तुम्हें ये पसंद है या मैं तुम्हें बहुत भूल गया हूँ? अब अपने दिल को शांत करो, खुशमिजाज रॉबिन ने कहा, ये कसाई को मना कर देगा। और इसके अलावा मैं तुम सभी के साथ भोजन करने जाऊंगा, मेरे प्यारे लड़कों, और वह भी जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद अपना सारा मांस बेचकर उसने अपना स्टॉल बंद कर दिया और उनके साथ बड़े गिल्ड हॉल में चला गया। वहाँ शेरिफ पहले से ही बहुत से कसाईयों के साथ आ चुका था। जब रॉबिन और उसके साथ आए लोग, तो वे सब उसके द्वारा बताए जा रहे किसी मजाकिया मजाक पर हंस रहे थे। शेरिफ के पास खड़े लोगों ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, वो वाकई पागल है,
क्योंकि उसने आज 1 पैसे में इतना मांस बेचा है जितना हम 3 पैसे में नहीं बेच सकते, और जिस किसी भी खुशमिजाज लड़की ने उसे चूमा, उसने उसे मुफ्त में मांस दिया। और दूसरों ने कहा, वह कोई उड़ाऊ आदमी है जिसने अपनी जमीन चांदी और सोने के लिए बेच दी है, और वह सब कुछ खुशी खुशी खर्च करना चाहता है। फिर शेरिफ ने रॉबिन को अपने पास बुलाया, उसे कसाई की पोशाक में नहीं जानते हुए, और उसे अपने दाहिने हाथ पर अपने पास बैठाया, क्योंकि वह एक अमीर युवा भटके हुए आदमी से प्यार करता था, खासकर जब उसे लगता था कि वह उस भटके हुए आदमी की जेब को हल्का करके अपने सबसे पूजनीय बटुए में रख सकता है। इसलिए उसने रॉबिन का बहुत ख्याल रखा और किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में उसके साथ अधिक हंसा और बात की। अंततः भोजन परोसा गया और शेरिफ ने रॉबिन को आशीर्वाद देने का आदेश दिया, तो रॉबिन खड़ा हुआ और बोला, अब भगवान हम सबका भला करे और इस घर में अच्छा मांस और अच्छा जूठा भोजन हो, और सभी कसाई मेरे जैसे ईमानदार व्यक्ति बने और रहें। इस पर सभी हंस पड़े। शेरिफ सबसे जोर से हंसा, क्योंकि उसने खुद से कहा, निश्चित रूप से यह कोई उड़ाऊ आदमी है, और हो सकता है कि मैं इसके बटुए से कुछ पैसे निकाल लूं, जो यह मूर्ख इतनी आसानी से उड़ा रहा है। फिर उसने रॉबिन से ऊंची आवाज में कहा, तुम एक खुशमिजाज जवान आदमी हो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने रॉबिन के कंधे पर तमाचा मारा। फिर रॉबिन भी जोर से हंसा। हाँ, उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक मज़ेदार ब्लेड पसंद है, क्योंकि क्या तुमने अपने शूटिंग मैच में मज़ेदार रॉबिन हुड को नहीं लिया था, और क्या तुमने उसे खुशी से एक चमकदार सुनहरा तीर नहीं दिया था। इस पर शेरिफ और कसाईयों का पूरा समूह गंभीर हो गया, जिससे रॉबिन के अलावा किसी की हंसी नहीं छूटी, केवल कुछ ने एक दूसरे को देखकर चालाकी से आंख मारी। आओ, हमारे लिए कुछ बोरी भर दो, रॉबिन चिल्लाया। जब तक हो सके हम मौज मस्ती करते रहें, क्योंकि मनुष्य धूल ही है, और उसके पास यहाँ जीने के लिए बस कुछ ही समय है, जब तक कीड़ा उसे खा न ले, जैसा कि हमारे अच्छे गपशप करने वाले स्वानथल्ड कहते हैं। इसलिए जब तक जीवन है, मौज मस्ती करते रहो, मैं कहता हूँ। नहीं, कभी मुंह नीचे मत देखना, सर शेरिफ। कौन जानता है कि तुम रॉबिन हुड को पकड़ सकते हो, अगर तुम गुडसैक और माल्मसी कम पीते हो, और अपने पेट के आसपास की चर्बी और अपने दिमाग से धूल नीचे गिराते हो। मौज मस्ती करो, यार। तब शेरिफ फिर से हंसा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे यह मजाक पसंद आया, जबकि कसाई एक दूसरे से कहने लगे, स्वर्ग से पहले हमने कभी भी ऐसा पागल और उछलता हुआ ब्लेड नहीं देखा। हो सकता है, हालांकि, वह शेरिफ को पागल कर दे। अब क्या हुआ, भाइयों, रॉबिन चिल्लाया, खुश रहो। नहीं, अपने पैसे कभी मत गिनो, क्योंकि इस और उस से मैं खुद इस गोली का भुगतान करूंगा, भले ही इसकी कीमत 200 पाउंड हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने होंठ न सिकुड़े, न ही अपनी तर्जनी को अपने बटुए में डाले, क्योंकि मैं शपथ लेता हूं कि न तो कसाई और न ही शेरिफ इस दावत के लिए एक पैसा देगा। अब तुम एक बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति हो, शेरिफ ने कहा, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास बहुत से सींग वाले जानवर और बहुत सी एकड़ जमीन होगी, इसलिए तुम अपना पैसा इतनी उदारता से खर्च कर रहे हो। हाँ, मेरे पास तो है ही, रॉबिन ने फिर जोर से हंसते हुए कहा, मेरे और मेरे भाइयों के पास 500 से ज्यादा सींग वाले जानवर हैं, और उनमें से एक भी हम बेच नहीं पाए, वरना शायद मैं कसाई नहीं बनता। जहाँ तक मेरी जमीन का सवाल है, मैंने कभी अपने प्रबंधक से नहीं पूछा कि मेरे पास कितनी एकड़ जमीन है। ये सुनकर शेरिफ की आंखें चमक उठीं और वह मन ही मन हंसने लगा। नहीं, अच्छे नौजवान, उसने कहा, अगर तुम अपने मवेशियों को बेच नहीं सकते, तो शायद मैं कोई ऐसा आदमी ढूंढ लूं जो उन्हें तुम्हारे हाथों से छुड़ा ले। शायद वह आदमी मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे खुशमिजाज नौजवान पसंद हैं और मैं ऐसे नौजवानों की जीवन पथ पर मदद करूंगा। अब तुम अपने सींग वाले मवेशियों के लिए कितना चाहते हो? ठीक है, रॉबिन ने कहा, उनकी कीमत कम से कम 500 पाउंड है। नहीं, शेरिफ ने धीरे से उत्तर दिया, और जैसे कि वह अपने मन में सोच रहा हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन 500 पाउंड की रकम एक अच्छी रकम है, और मेरे पास वह भी नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें उन सब के लिए 300 पाउंड दूंगा, और वह भी अच्छी ठोस चांदी और सोने में। अब तुम बूढ़े कंजूस हो, रॉबिन ने कहा,
तुम अच्छी तरह जानते हो कि इतने सारे सींग वाले मवेशियों की कीमत 700 पाउंड और उससे भी अधिक है, और यह भी उनके लिए बहुत कम है, और फिर भी तुम अपने सफ़ेद बालों और कब्र में एक पैर के साथ एक जंगली युवक की मूर्खता पर व्यापार कर रहे हो। इस पर शेरिफ ने रॉबिन की ओर गंभीरता से देखा। नहीं, रॉबिन ने कहा, मेरे मुंह में खट्टी बियर होने जैसे न देखें, यार। मैं आपकी पेशकश स्वीकार करूंगा, क्योंकि मुझे और मेरे भाइयों को पैसे की जरूरत है। हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और कोई भी एक पैसे के लिए खुशहाल जीवन नहीं जी सकता, इसलिए मैं आपके साथ सौदा पक्का करूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप अपने साथ 300 पाउंड लेकर आएं, क्योंकि मैं ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता जो इतना चतुर सौदा करता है। मैं पैसे लेकर आऊंगा, शेरिफ ने कहा। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है, अच्छे नौजवान? लोग मुझे रॉबर्ट ओ लॉकसले कहते हैं, साहसी रॉबिन ने कहा। तो फिर, अच्छे रॉबर्ट ओ लॉकसले, शेरिफ ने कहा, मैं आज ही तुम्हारे सींग वाले जानवरों को देखने आऊंगा। लेकिन पहले मेरा क्लर्क एक कागज तैयार करेगा, जिसमें तुम बिक्री के लिए बाध्य होगे, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे जानवरों को बदले में नहीं ले लेता, तब तक तुम्हें मेरा पैसा नहीं मिलेगा। फिर रॉबिन हुड फिर से हंसा। ऐसा ही हो, उसने शेरिफ के हाथ पर अपनी हथेली मारते हुए कहा। सच में मेरे भाई तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे आभारी होंगे। इस प्रकार सौदा पक्का हो गया, लेकिन कई कसाई आपस में शेरिफ के बारे में बातें करने लगे और कहने लगे कि यह एक गरीब, खर्चीले युवक को इस तरह से बहकाने की एक घटिया चाल है। दोपहर हो गई थी जब शेरिफ अपने घोड़े पर सवार होकर रॉबिन हुड के साथ हो लिया, जो पक्के कोर्ट के प्रवेश द्वार के बाहर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने अपना घोड़ा और गाड़ी एक व्यापारी को 2 मार्क में बेच दी थी। फिर वे अपने रास्ते पर चल पड़े। शेरिफ अपने घोड़े पर सवार था और रॉबिन उसके साथ दौड़ रहा था। इस तरह वे नॉटिंघम टाउन से निकल गए और धूल भरे राजमार्ग पर आगे बढ़े, साथ में हंसते और मजाक करते हुए जैसे कि वे पुराने दोस्त हों। लेकिन हर समय शेरिफ अपने मन में कहता रहा, रॉबिन हुड का मजाक उड़ाने की वजह से तुम्हें बहुत नुकसान होगा, भले आदमी, मूर्ख, 400 पाउंड भी। क्योंकि उसे लगा कि वह अपने सौदे से कम इतना तो कमा ही लेगा। इस तरह वे आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे शेरवुड जंगल के किनारे तक नहीं पहुंच गए, जब शेरिफ ने ऊपर नीचे, दाएं बाएं देखा और फिर चुप हो गया और अपनी हंसी बंद कर दी। अब, उसने कहा, भगवान करे कि स्वर्ग और उसके संत हमें आज रॉबिन हुड नामक एक दुष्ट व्यक्ति से बचाएं। फिर रॉबिन जोर से हंसा। नहीं, उसने कहा, तुम अपना मन शांत कर लो, क्योंकि मैं रॉबिन हुड को अच्छी तरह जानता हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आज तुम्हें उससे उतना ही खतरा है जितना तुम्हें मुझसे है। इस पर शेरिफ ने रॉबिन की ओर आश्चर्य से देखा और स्वयं से कहा, मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि तुम इस साहसी अपराधी से इतनी अच्छी तरह परिचित हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं शेरवुड वन से बाहर होता। लेकिन फिर भी वे जंगल की छाया में और भी आगे बढ़ गए, और जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, शेरिफ उतना ही शांत होता गया। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां सड़क अचानक मुड़ गई थी, और उनके सामने भूरे हिरणों का एक झुंड रास्ते को पार करते हुए चला गया। फिर रॉबिन हुड शेरिफ के पास आया और अपनी उंगली दिखाते हुए उसने कहा, ये मेरे सींग वाले जानवर हैं, अच्छे मास्टर शेरिफ। तुम्हें ये कैसे लगे? क्या ये मोटे और देखने में सुंदर नहीं हैं? इस पर शेरिफ ने तुरंत लगाम खींची। अब दोस्त, उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस जंगल से दूर चला जाऊं, क्योंकि मुझे तुम्हारी संगति पसंद नहीं है। तुम अपना रास्ता जाओ, अच्छे दोस्त, और मुझे अपना रास्ता अपनाने दो। लेकिन रॉबिन ने केवल हंसते हुए शेरिफ की लगाम पकड़ ली। नहीं, वो चिल्लाया, थोड़ी देर रुको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाइयों को देखो, जो मेरे साथ इन सुंदर सींग वाले जानवरों के मालिक हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने मुंह पर बिगुल लगाया और 3 खुशनुमा नोट बजाए, और तुरंत ही 50 अच्छे तगड़े योद्धा लिटिल जॉन के साथ उछलते हुए रास्ते पर आए। आप क्या चाहते हैं, अच्छे स्वामी? लिटिल जॉन ने कहा। क्यों? रॉबिन ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं देखते कि मैं आज हमारे साथ दावत करने के लिए अच्छे लोगों को लाया हूँ? धिक्कार है, शर्म की बात है। क्या तुम हमारे अच्छे और पूजनीय स्वामी नॉटिंघम के शेरिफ को नहीं देखते? तुम उनकी लगाम थाम लो, छोटे जॉन,
क्योंकि उन्होंने आज हमारे साथ दावत करने के लिए आकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। फिर सभी ने बिना मुस्कुराए या मजाक किए विनम्रतापूर्वक अपनी टोपियां उतार दी, जबकि लिटिल जॉन ने लगाम संभाली और पाल्फ्रे को जंगल में और भी अंदर ले गया। सभी क्रम से मार्च कर रहे थे। रॉबिन हुड हाथ में टोपी लिए शेरिफ के बगल में चल रहा था। इस पूरे समय शेरिफ ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि अपने चारों ओर ऐसे देखा जैसे कोई अचानक नींद से जाग गया हो। लेकिन जब उसने खुद को शेरवुड की गहराई में जाते हुए पाया तो उसका दिल अंदर ही अंदर डूब गया, क्योंकि उसने सोचा, निश्चित रूप से मेरे 300 पाउंड मुझसे छीन लिए जाएंगे, भले ही वे मेरी जान ही क्यों न लें, क्योंकि मैंने एक से अधिक बार उनके जीवन के खिलाफ साजिश रची है। लेकिन सभी विनम्र और विनम्र लग रहे थे और जान या पैसे के खतरे के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया। तो आखिरकार वे शेरवुड जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक बढ़िया ओक ने अपनी शाखाएं फैला रखी थीं और उसके नीचे काई से बनी एक सीट थी, जिस पर रॉबिन बैठ गया और शेरिफ को अपने दाहिने हाथ पर बिठा लिया। अब तुम सब मौज मस्ती करने वालों, उसने कहा, और हमारे पास जो सबसे बढ़िया है, मांस और शराब दोनों लेकर आओ, क्योंकि शेरिफ ने आज नॉटिंघम गिल्डहॉल में मुझे दावत दी है और मैं नहीं चाहता कि वह खाली हाथ वापस जाए। इस पूरे समय में शेरिफ के पैसे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, इसलिए वह हिम्मत हार बैठा, क्योंकि उसने खुद से कहा, शायद रॉबिन हुड इसके बारे में सब कुछ भूल गया है। फिर जब जंगल में आग की लपटें जल रही थीं और मीठे भुने हुए हिरन के मांस और मोटे कैपोन की खुशबू से मैदान भर गया था और आग के पास भूरे रंग के पेस्ट्री गर्म हो रहे थे, तब रॉबिन हुड ने शेरिफ का शाही अंदाज में मनोरंजन किया। सबसे पहले कई जोड़े क्वार्टर स्टाफ में आगे आए और वे खेल में इतने चतुर थे और उन्होंने इतनी तेजी से स्ट्रोक और पैरी दी कि शेरिफ, जो इस तरह के सभी कामुक खेलों को देखना पसंद करता था, ने अपने हाथों से ताली बजाई, भूल गया कि वह कहाँ था और जोर से चिल्लाया, अच्छा मारा, अच्छा मारा, काली दाढ़ी वाले आदमी। यह नहीं जानते हुए कि जिस आदमी को उसने बुलाया था वह टिनका था जिसने रॉबिन हुड पर अपना वारंट तामील करने की कोशिश की थी। फिर कई लोग आगे आए और हरी घास पर कपड़े बिछाए और शाही दावत रखी, जबकि अन्य अभी भी बोरी और मालमसी और अच्छी मोटी शराब के बैरल लाए और उन्हें कपड़े पर जार में रख दिया, उनके चारों ओर पीने के सींग लगाए। फिर सभी बैठ गए और एक साथ दावत और शराब का आनंद लिया जब तक कि सूरज ढल नहीं गया और आधा चांद ऊपर पेड़ों की पत्तियों के बीच एक पीली रोशनी के साथ चमकने लगा। फिर शेरिफ खड़ा हुआ और बोला, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, अच्छे योमन, इस दिन आपने मुझे जो आनंदपूर्ण मनोरंजन दिया है, उसके लिए। आपने बहुत ही विनम्रता से मेरा स्वागत किया है, जिससे ये पता चलता है कि आप हमारे गौरवशाली राजा और उनके साहसी नॉटिंघमशायर के डिप्टी के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। लेकिन छाया लंबी होती जा रही है और मुझे अंधेरा होने से पहले ही चले जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि मैं जंगल में खो जाऊं। तभी रॉबिन हुड और उसके सभी खुशमिजाज लोग भी उठ खड़े हुए और रॉबिन ने शेरिफ से कहा, यदि आपको जाना ही है, आदरणीय महोदय, तो अवश्य जाए, लेकिन आप एक बात भूल गए हैं। नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला, शेरिफ ने कहा, फिर भी उसका दिल अंदर ही अंदर डूब गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम कुछ भूल गए हो, रॉबिन ने कहा। हम यहाँ ग्रीनवुड में एक शानदार सराय चलाते हैं, लेकिन जो भी हमारा मेहमान बनता है, उसे उसका हिसाब देना पड़ता है। फिर शेरिफ हंसा, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। अच्छा, खुशमिजाज लड़कों, उसने कहा, हमने आज साथ में खूब मौज मस्ती की है, और अगर तुमने मुझसे नहीं भी पूछा होता, तो भी मैं तुम्हें इस मधुर मनोरंजन के लिए 20 पाउंड देता। नहीं, रॉबिन ने गंभीरता से कहा, आपके साथ इतना बुरा व्यवहार करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मेरी आस्था की कसम, सर शेरिफ, अगर मैं राजा के डिप्टी की कीमत 300 पाउंड न समझूं तो मुझे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आएगी। क्या ऐसा नहीं है, मेरे सभी खुशमिजाज लोगों? तभी सब लोग ऊंची आवाज में चिल्लाए, अरे 300 शैतान! शेरिफ दहाड़ा, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भिखारी दावत 3 पाउंड की थी? 300 की तो बात ही छोड़ो। नहीं, रॉबिन ने गंभीरता से कहा, इतना स्पष्ट मत बोलो, माननीय। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तुमने आज मुझे नॉटिंघम टाउन में एक मीठी दावत दी है,
लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जो तुमसे इतना प्यार नहीं करते। अगर तुम कपड़े के नीचे देखोगे तो तुम्हें विल स्टटली दिखाई देगा, जिसकी नज़र में तुम पर कोई खास एहसान नहीं है। फिर यहाँ दो और मजबूत लोग हैं, जिनके बारे में तुम नहीं जानते, जो कुछ समय पहले नॉटिंघम टाउन के पास हुए झगड़े में घायल हो गए थे। तुम जानते हो कब? उनमें से एक के एक हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी थी, फिर भी वह फिर से काम करने लगा। अच्छे शेरिफ, मेरी सलाह मानो, बिना किसी देरी के अपना हिसाब चुकाओ, नहीं तो शायद तुम्हारे साथ बुरा हो जाए। जैसे जैसे वह बोल रहा था, शेरिफ के लाल गाल पीले पड़ गए और वह कुछ और नहीं बोला, बस जमीन की ओर देखता रहा और अपने निचले होंठ को चबाता रहा। फिर धीरे से उसने अपना मोटा पस निकाला और उसे अपने सामने पड़े कपड़े पर फेंक दिया। अब पस ले लो, लिटिल जॉन, रॉबिनहुड ने कहा, और देखो कि हिसाब सही हो। हम अपने शेरिफ पर संदेह नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसे पता चले कि उसने अपना पूरा हिसाब नहीं चुकाया है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर लिटिल जॉन ने पैसे गिने और पाया कि बैग में 300 पाउंड चांदी और सोना था। लेकिन शेरिफ को ऐसा लगा जैसे चमकीले पैसे की हर खनक उसकी नसों से खून की एक बूंद थी। और जब उसने देखा कि यह सब चांदी और सोने के ढेर में लकड़ी की थाली में भर गया है, तो वह मुड़ा और चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया। हमारे यहाँ पहले कभी इतने पूजनीय अतिथि नहीं आए, रॉबिन ने कहा, और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, मैं अपने एक जवान को तुम्हें जंगल की गहराइयों से बाहर निकालने के लिए भेजूंगा। नहीं, भगवान न करे, शेरिफ ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा। मैं अपना रास्ता खुद ही खोज सकता हूँ, भली आदमी, बिना किसी मदद के। तो मैं तुम्हें खुद ही सही रास्ते पर ले आऊंगा, रॉबिन ने कहा, और शेरिफ के घोड़े की लगाम पकड़कर उसे मुख्य जंगल के रास्ते पर ले गया। फिर उसे जाने देने से पहले उसने कहा, अब अच्छा शेरिफ, और जब भी तुम किसी गरीब भटके हुए आदमी को लूटने की सोचो, तो शेरवुड के जंगल में अपनी दावत याद रखना। अच्छा दोस्त, कभी भी घोड़े के मुंह को देखे बिना उसे मत खरीदना, जैसा कि हमारे अच्छे मालिक स्वेंथोल्ड कहते हैं। और इसलिए एक बार फिर अच्छा हो। फिर उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रखा और घोड़ा और शेरिफ जंगल के मैदानों से निकल गए। फिर शेरिफ को उस दिन का बहुत अफसोस हुआ जब उसने पहली बार रॉबिनहुड के साथ छेड़छाड़ की थी, क्योंकि सभी लोग उस पर हंसे थे और पूरे देश में लोगों ने कई गीत गाए थे कि कैसे शेरिफ बाल काटने गया और बहुत जल्दी बाल कटवाकर घर वापस आ गया। इस तरह लोग कभी कभी लालच और छल के कारण खुद को धोखा दे देते हैं।